नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष, बीए प्रथम सेमेस्टर और इसके ये क्या है, इसकी यानी हिंदी काव्य क्या जो प्रथम सेमेस्टर है उसमें हिंदी काव्य रखा गया है। बस इतना याद रखिए, ठीक। बाकी सारे प्रश्न इसी से संबंधित होंगे। अब हिंदी काव्य जो पुस्तक है या आप ये मान लो प्रथम सेमेस्टर जो मेन टॉपिक है उसके अंतर्गत फिर यूनिट है प्रारंभिक हिंदी की विशेषताएं एवं हिंदी पूर्व की भाषाओं में संक्षिप्त परिचय, परंपरा का संक्षिप्त परिचय। ठीक, ये देखो जो सिलेबस दिया है यूनिवर्सिटी ने, हमने उसी के अनुसार यहाँ पर ये दिया हुआ है, उसका उल्लेख करा उसी के आधार पर। अब इसके अंतर्गत ये बिंदु नंबर यूनिट नंबर दूसरा है, उसके अंतर्गत आपका ये प्रश्न नंबर 4 दिया है। क्या दिया? प्राकृत का परिचय देते हुए इनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए अथवा प्राकृत भाषा का परिचय दीजिए। फिर आगे फिर अथवा दिया, अथवा प्राकृत भाषा का हिंदी में योगदान है। फिर अथवा आ गया, प्राकृत भाषा का हिंदी से क्या संबंध है। तो ये इतने सारे प्रश्न हैं, सभी का उत्तर हम एक ही देंगे। ठीक, थोड़ा मेरा गला बैठा है इसलिए आवाज़ थोड़ी बदली सी हो सकती है। तो ये सब मध्यकालीन प्राचीन भारत की जो भाषाएं हैं उसी की सीरीज चल रही है। चलो उत्तर कैसे लिखेंगे? प्राकृत भाषा का परिचय, और ये भी समझ लीजिएगा जो ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये सब हिंदी के स्वरूप है, यानी पहले हिंदी इन्हीं रूपों में थी, बाद में जाके खड़ी बोली में परिवर्तित हुआ। तो प्राकृत भाषा का परिचय, प्राकृत भाषा का समय 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के विकास का दूसरा चरण प्राकृत भाषा ही है। पहला कौन सा है? तो पहला आपका था पाली और दूसरा प्राकृत, तीसरा अपभ्रंश। प्राकृत का अर्थ होता है जन की भाषा। इस काल में प्रचलित भाषाओं का विकास हुआ है। पहली सदी के आते आते पाली का स्थान प्राकृत ने ले लिया। देखो, पहली सदी के आते आते पहले पाली चल रही थी जिसे महात्मा बुद्ध ने प्रयोग किया, बाद में धीरे धीरे ये पाली किस में परिवर्तित हो चली गई? प्राकृत में। अब आगे महावीर जैन के उपदेश और साहित्य की भाषा प्राकृत है, यानी जो जैन लोग हैं या जैन जो थे महावीर जैन, उन्होंने अपना जो साहित्य या ग्रंथ प्राकृत भाषा में ही रचा है। प्राकृत बहुत मधुर भाषा थी। प्राकृत के कई आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ, यानी प्राकृत एक मधुर भाषा थी और इससे कई भाषाओं का विकास हुआ। अब बारी बारी से कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ वो जान लेते हैं। तो पहला दिया है सौरसेनी अपभ्रंश। ये प्राकृत, यह भाषा मूल रूप से मथुरा और उसके आसपास बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी का विकास प्राकृत से हुआ है। संस्कृत के नाटकों की गद्य भाषा सौरसेनी है। देखो, यह प्राकृत की कौन सी है? मूल रूप भाषा है और यह कहाँ बोली जाती थी? मथुरा और उसके आसपास। जो संस्कृत के नाटक प्ले किए जाते थे या लिखे जाते थे उसमें जो गद्य भाषा होती थी वो सौरसेनी होती थी, और सौरसेनी कौन है? प्राकृत का ही एक भाग है। दूसरा पैसाची कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान में बोली और समझी जाती थी। इसे पिशाचों की भाषा के नाम से भी जाना जाता है। पिशाच उन अनाथ लोगों को कहा जाता है जो आर्य संस्कृति को पूरी तरह से नहीं अपनाए, लेकिन पैसाची का मूल पाठ उपलब्ध नहीं है। देखो, पैसाची किन्हें कहा गया? उन अनाथ लोगों को कहा जाता है जिन्होंने आर्य संस्कृति को नहीं अपनाया था, इसलिए पैसाची का मूल पाठ उपलब्ध नहीं होता है। और ये बोली कहाँ जाती थी? पैसाची कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। अब आगे तीसरा बिंदु दिया महाराष्ट्री प्राकृत। इसका मूल स्थान महाराष्ट्र है। महाराष्ट्री को उस समय की प्राकृत भाषा माना जाता है। कुछ लोग इसे पद भाषा भी मानते हैं। यह भाषा साहित्य की दृष्टि से संपन्न है। हर्ष और कालिदास के नाटकों की गीतों की भाषा यही थी, इसलिए महाराष्ट्री भाषा को प्राकृतों में आदर्श भाषा माना जाता है। अब इसको समझ लो। देखो, ये महाराष्ट्री भाषा कहाँ बोली जाती थी? महाराष्ट्र और उसके आसपास। ठीक है, और कुछ लोग इसको पद भाषा भी कहते हैं। जो संस्कृत के हर्ष और कालिदास जो कवि हुए हैं
उन्होंने जो नाटक लिखे थे उनके जो गीतों की भाषा थी वो यही थी, इसीलिए प्राकृतों को में आदर्श भाषा मानी जाती है। अब बिंदु नंबर 4 आता है मागधी। मगध के आसपास की भाषा मानी गई। बिहारी, उड़िया, बंगला तथा असमी का विकास इसी भाषा से हुआ है। यानी प्राकृत की जो मागधी है, मागधी से किन किन भाषाओं का विकास हुआ है? बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया। नाटकों में इसका प्रयोग छोटे पात्रों के लिए है, यानी जो नाटक में छोटे छोटे पात्र होते थे उनके लिए इसका प्रयोग अधिक होता था। महाराष्ट्री और सौरसेनी की तुलना में मागधी का प्रयोग बहुत कम मिलता है ना, कम लिखा है यहाँ पर। महाराष्ट्री सौरसेनी की तुलना में जो मागधी इसका प्रयोग कहते हैं कम मिलता है। आगे 5वां है अर्धमागधी। अर्धमागधी मागधी और सौरसेनी के बीच की भाषा है, यानी मागधी जो सौरसेनी है इसके बीच की भाषा को बोलते हैं अर्धमागधी, यानी आदि मागधी। इसलिए इसमें दोनों भाषाओं की विशेषताएं मिलती हैं, इसी कारण इसमें दोनों भाषाओं की विशेषता आपको दिखाई देती है। यह अवध और काशी की भाषा है। अर्धमागधी का मुख्य रूप से प्रयोग जैन साहित्य में हुआ है। जैनियों ने इसके लिए आदि भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने इसमें कई ग्रंथ लिखे हैं। यानी अर्धमागधी का कहाँ बोली जाती है? अवध और काशी के आसपास। और इसमें जो जैन उन्होंने जैन ने इसी भाषा में ग्रंथ अधिक लिखे हैं। अब हम आते हैं प्राकृत भाषा की विशेषताएं। तो प्राकृत भाषा की विशेषताएं, इसकी विशेषताएं इस प्रकार है, यानी कुछ मुख्य विशेषताएं जो हम आपके सामने लाए। वैसे इसकी और भी विशेषताएं थी जो कठिन थी, मैंने वो इसलिए यहाँ पर नहीं दी क्योंकि आपको पढ़ने और समझने में भी क्या कठिनाई आती। आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं बुक से। तो पहला दिया हुआ प्राकृत भाषा में अधिकांश शब्द तद्भव थे, यानी जो प्राकृत भाषा है उसमें तद्भव शब्दों की भरमार है। दूसरा, इसमें द्विवचन का प्रयोग बंद हो गया, यानी प्राकृत में द्विवचन का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। बिंदु नंबर 3, प्राकृत में व्याकरण नियमों में पहले से ज़्यादा सरलता आ गई, यानी जो पहले जहाँ व्याकरण में कठिनाई आती थी, प्राकृत भाषा आते आते व्याकरण भी इसके सरल हो गए। फिर आता आपका बिंदु नंबर 4। तो 4 में दिया है कि इसमें ना के स्थान पर रा का प्रयोग किया गया, यानी जहाँ पहले ना का प्रयोग होता था प्राकृत में रा का ज़्यादा प्रयोग होने लगा। बिंदु नंबर 5, टा का डा और ठा का ढा हो गया, जैसे घट का घड़, मटका का मड़का हो गया। यानी जहाँ पहले टा और ठा वर्ड होते थे उनके स्थान पर बाद में डा और ढा का अधिक होने लगा। फिर आता है बिंदु नंबर आपका 6। तो 6 में दिया हुआ है कि इसमें पा का वा हो गया, जैसे ताप के स्थान पर ताव, यानी जहाँ पहले पा का प्रयोग होता था वर्तमान में वहाँ पर वा का प्रयोग होने लगा। बिंदु नंबर 7, शब्दों में अर्थ की दृष्टि से भी परिवर्तन हुए, यानी इनके जो प्राकृत शब्द हैं इनके में अर्थ की दृष्टि में बाद में परिवर्तन दिखाई देने लगे। बिंदु नंबर 8, जैन साहित्य प्राकृत भाषा में मिलता है। जो जैन साहित्य वो किस में मिलता है? प्राकृत भाषा में आपको अधिक दिखाई देता है। फिर बिंदु नंबर आता है 9, दिया हुआ कि इसमें विसर्ग का अभाव रहता है, यानी प्राकृत भाषा में विसर्गों का अभाव दिखाई देता है, वहीं पर संस्कृत में विसर्ग का प्रयोग अधिक होता है। फिर बिंदु नंबर अंतिम और 10, का से लेकर माँ तक के स्पर्श वर्ण पाए जाते हैं। जो का से लेकर माँ तक हैं, का की लाइन, चा की लाइन, टा की लाइन, ता की लाइन और पा की लाइन, इसमें क्या स्पर्श वर्ण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका प्राकृत से संबंधित जो प्रश्न हम लेकर आए थे, प्राकृत का परिचय और उनकी विशेषताएं, तो ये क्या समाप्त हो गया। अगर उसके पश्चात भी इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा और ये बताइए कि ये प्रश्न और उत्तर कैसे आपको लगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।